सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। जो हमारी रिवीजन क्लासें चल रही थी उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जल संसाधन। इस जल संसाधन में हमारा कुछ एक भाग बचा हुआ है, वो है जल संग्रहण एवं प्रबंधन। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें जल संग्रहण और प्रबंधन इसकी चर्चा करते हैं हम। जल संग्रहण एवं प्रबंधन हमने पिछले टॉपिक में देखा कि जो जल के कुछ आंकड़े थे इस टॉपिक के उनको पढ़ा, और उसके बाद में हमने अंत में देखा था कि सब आने वाले समय में भविष्य के अंदर कौन कौन सी जल की समस्या आ सकती है। तो हमने वहाँ दो प्रमुख जल की समस्या पड़ी थी कि एक तो जो पानी की उपलब्धता है उसमें कमी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि जो घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट है उससे जल दूषित हो जाएगा। तो उसी के समाधान के लिए आगे हमारी जो बुक है उसके अंदर दो विधियां दी है, जल संग्रहण एवं प्रबंधन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जल संग्रहण होता क्या है। तो जल संग्रहण का मतलब है, सीधी सी बात है, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रहण हम किसे बोलते हैं? किसी चीज को इकट्ठा करना। तो यहां जल को इकट्ठा कर रहे हैं तो जल संग्रहण हो गया। और जल हमें प्राप्त कहां से होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। तो यहां इसकी परिभाषा हम साधारण रूप से लिख सकते हैं कि वर्षा के जल को रोकना व भंडारण करना। तो वर्षा के जल को रोकना और भंडारण करना क्या कहलाता है? जल संग्रहण कर रहा था। यानी जो वर्षा होती है उसके जल को रोकना और उसका भंडारण कर लेना क्या कहलाता है? जल संग्रहण कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो वर्षा जल का हम संग्रहण करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो हमने देखो पीछे जो इस टॉपिक को पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि भारत में एक वर्ष में 4000 घन किमी वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन हम लोग हैं वो उसका आधे से भी कम भाग यानी 1869 घन किमी जल का ही भंडारण कर पाते हैं, रोक पाते हैं। आधे से अधिक जल हमारा बहकर क्या चला जाता है? समुद्रों में चला जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है, या हम उसका भंडारण नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या है, फिर हमारे पास में जो पानी की उपलब्धता है वो कम रहती है। अगर हम वर्षा जल का अधिक से अधिक भंडारण करेंगे, अधिक से अधिक रोकेंगे, तो सीधी सी बात है इससे हमें बहुत सारे लाभ होंगे। सबसे पहला तो लाभ होगा कि जो पानी की कमी आती है वो नहीं आएगी, और इसके अलावा और कहिए तो हमारी बुक के अंदर वर्षा जल संग्रहण के कुछ लाभ लिखे कि जो हम वर्षा के जल को रोकते हैं, भंडारण करते हैं, उसका लाभ क्या है। पहला जो लाभ है हमारा वर्षा जल संग्रहण का, पहला तो लाभ यही है कि पानी की उपलब्धता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक तो वर्षा जल जो संग्रहण है वो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो एक तो हमें वर्षा जल रोकने से ये फायदा या ये लाभ होगा कि ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरा हमें क्या लाभ हो सकता है अगर हम वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, तो दूसरा हमें क्या लाभ हो सकता है? तो दूसरा देखो हमें ये लाभ होगा कि जब हमारे पास धरातल पर पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो हमें आसानी से धरातल के ऊपर से पानी मिलेगा। तो जब धरातल पे ही पानी मिलेगा तो हम भूमि के नीचे जाकर क्यों तो बोरवेल खुदाएंगे, क्योंकि हमें ट्यूबवेल है या जो नलकूप है उसको खुदाना पड़ता है। नलकूप खुदाते हैं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और फिर जो पानी निकालते हैं उसके लिए भी आपको पता है विद्युत की या डीजल की, इन सब यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो महंगा पड़ता है। तो जब हमें पानी आसानी से मिल रहा है तो हम इन चीज़ों को नहीं खुदाएंगे और इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, तो ज़मीन से पानी कम निकलेगा, और ज़मीन से पानी कम निकलेगा तो भूमिगत जल स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो दूसरा इसका लाभ ये होगा कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। तो दूसरा हमें यह लाभ होगा वर्षा जल संग्रहण से कि हमारा जो भूमिगत जल है स्तर वो लगातार ऊपर उठते आएगा। अभी जो लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि हम नलकूप और कुओं के माध्यम से लगातार उस जल को निकाल रहे हैं। अगर उसको निकालना बंद कर देंगे तो भूमिगत जल स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। तीसरा कारण हम लिखना चाहें तो तीसरा ये होगा कि हमने देखा होगा कि वर्षा ऋतु के अंदर हमारे देश के अंदर बाढ़ जैसी समस्या रहती है, और बाढ़ आती है तब भूमि का कटाव भी होता है।
आपने पढ़ा होगा कि जो भूमि का ऊपर की जो 1 फुट की मृदा होती है, लगभग 1 फुट तक की जो मृदा है, इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ तत्व होते हैं। अगर ये मिट्टी बहकर चली गई, जैसे हमारे हनुमानगढ़ में बिरानी जो क्षेत्र होते हैं, उसमें अगर किसी का खेत आंधी या हवा की वजह से मिट्टी कट रही है तो उस खेत में फिर अनाज कम होता है, और जिस खेत में आकर मिट्टी बिछ रही है तो वो खेत की मिट्टी उपजाऊ होती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब जल बहता है तो ऊपर की मिट्टी को काट देता है, और जो पोषक तत्व वाली मिट्टी होती है, जिसको पौधों से पोषक तत्व मिलते हैं, वो मिट्टी तो पानी में बहकर चली जाती है। तो वो जमीन में, आपको पता है, मृदा का कटाव हो गया और इससे जमीन में फसलें अच्छी नहीं होती। तो ये 2 समस्या रहती है, एक तो मृदा अपवर्तन की और दूसरा बाढ़ तो आती है तो सब तरह से आपको पता है फसलों को, जनजीवन को, सबको अस्त व्यस्त कर देती है। तो ये 2 समस्या रहती है। अगर हम पानी रोक लेंगे, जैसे हमने देखा एक दामोदर नदी, हम पीछे जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ी, उसमें एक नदी थी दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और झारखंड के क्षेत्र में बहती थी तो यहाँ बाढ़, इतनी भयंकर बाढ़ आती थी कि इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, इसी नदी को। लेकिन फिर हमारी सरकारों ने क्या किया, इसके ऊपर बांध बनाए, और बांध बना के इसके वर्षा जल का संग्रहण किया, भंडारण किया। तो ये हुआ कि एक तो बाढ़ से समस्या छूट गई, दूसरा यहाँ की जो कृषि भूमि में अपरदन की समस्या थी वो हट गई, और तीसरा फायदा ये हुआ कि यहाँ जो बांध बनाए गए थे उनमें जल का स्टोर होता है। आजकल उस जल का सिंचाई में, उद्योगों को पानी देने के लिए जो जल दामोदर नदी का ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाता था, समुद्र के खारे जल में मिल जाता था, वो जल आजकल सिंचाई, उद्योगों और पेयजल के रूप में काम आता है। तो तीसरा हमें लाभ आप समझ गए होंगे कि तीसरा लाभ हमें ये होगा कि मृदा अपवर्दन व बाढ़ को रोकता है। वर्षा जल संग्रहण है वो मृदा अपवर्दन व बाढ़ को क्या करता है, रोकता है। और चौथा आप लिख सकते हो, चौथा इसका लाभ है भूमिगत जल की गुणवत्ता में वृद्धि। अगर हम वर्षा जल का संग्रहण करेंगे तो भूमिगत जो जल है उसकी गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि। जैसे हमने जो भूमिगत जल के स्रोत पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जिन राज्यों के अंदर सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है उसमें हमारा राजस्थान आता है और महाराष्ट्र आता है। वहाँ समस्या क्या होती है कि इन राज्यों में जैसे लगातार भूमिगत जल निकाला जा रहा है तो नीचे जो फ्लोराइड तत्व है वो जल के साथ आता है, और भूमिगत जल कम होने से फ्लोराइड की मात्रा जल में अधिक आती है। इससे वहाँ फ्लोराइड जैसी जो समस्या बनी हुई है। अगर हम भूमिगत जल का उपयोग नहीं करेंगे या भूमिगत जल का भंडारण ज्यादा होगा तो हमारे जल की गुणवत्ता क्या होगी, अधिक बढ़ेगी। तो हमें यह भी फायदा होगा कि भूमिगत जल की गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि। तो यहां एक बार देखना आप दोबारा से, जल संग्रहण किसे कहते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा करना या रोकना, उसका भंडारण करना। तो वर्षा जल को रोककर उसका भंडारण करना क्या कहलाता है, जल संग्रहण। जल संग्रहण के लाभ एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्षा जल संग्रहण के कोई 2 लाभ या 4 लाभ बताओ। तो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, एक तो ये भूमिगत जल स्तर में वृद्धि कर देता है, मृदा अपवर्दन व बाढ़ को रोकता है, और भूमिगत जल की गुणवत्ता में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब बात यह आती है कि हमें ये लाभ तो इससे मिलता है, लेकिन हम वर्षा के जल का संग्रहण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी ने कुछ विधियां लिखी है, और किसकी विधियां लिखी है, वर्षा जल संग्रहण की, वर्षा जल संग्रहण की विधियां। इन वर्षा जल संग्रहण की विधियां कुछ तो हमें प्राचीन समय से हमारे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे हम देश या हमारे क्षेत्र में देखते हैं, एक तो झीलें मिलती है, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हमें बहुत सारी झीलें देखने को मिलती है। इन झीलों के अंदर आसपास के क्षेत्रों का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ काफी समय तक हमें पानी की उपलब्धता मिलती है। तो एक तो वर्षा जल संग्रहण का जो स्रोत है वो झीलें हो गई। दूसरा, हमारे क्षेत्रों के अंदर जो छोटे छोटे जोहड़ मिलते हैं या तालाब मिलते हैं, तो इनमें भी वर्षा जल का संग्रहण हो सकता है। तो दूसरे स्रोत हो गए तालाब।
तीसरा हमने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में विशेष रूप से टांका, जिनको हम कुंड बोल देते हैं हमारी भाषा में, तो ये काफी मात्रा में मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि इनके आसपास में जब बारिश होती है तो आसपास के क्षेत्र का पानी इस टांका या कुंड में जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, झीलों के माध्यम से कर सकते हैं, तालाब के माध्यम से कर सकते हैं, टांका या कुंड के माध्यम से हम कर सकते हैं। आजकल एक चीज और आ गई, सर्विस कूपों के माध्यम से। ये सर्विस कूपों के माध्यम से देखो कैसे होता है कि हमारे आसपास का जो पानी है भूमि के अंदर, जिस प्रकार से हम नलकूप से पानी निकालते हैं, जहां नलकूप लगा होता है वहां एक पाइप और गाड़ी जाती है नीचे तक, उस जो आसपास के हमारे घरों का या छतों का पानी है वो उस सर्विस कूप के अंदर है वो डाल दिया जाता है और वो पानी भूमि के अंदर चला जाता है। तो इससे भूमिगत, वहां के भूमिगत जल का स्रोत है वो ऊपर उड़ जाता है। तो सर्विस कूपों द्वारा भी जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो सर्विस कूपों के माध्यम से संग्रहण, तो ये हम कुछ 4 विधियां हमारी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है, झीलों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, टांकों के द्वारा, सर्विस कूपों के द्वारा, सर्विस कूपों के द्वारा जल का संग्रहण। तो इस प्रकार से हम जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जल संग्रहण। अगला हमारा आता है जल प्रबंधन। तो यहां आपसे पूछ सकता है कि जल संग्रहण की कोई 2 विधियां बताओ। तो तालाब हो गए, झीलें हो गई, टांका हो गए, सर्विस कूप हो गए। तो इस प्रकार से आप कोई भी, बावड़ी हो गई, बहुत सारी विधियां हमारे क्षेत्र में बावड़ियां मिलती है, तो बावड़ी हो गई, ये सब वर्षा जल संग्रहण के क्या हैं, स्रोत हैं। तो इनमें हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। आजकल तो डैम हो गए, जो हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में पढ़ा, तो उनके अंदर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। तो इनके माध्यम से हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण की कोई 2 स्रोत या 2 विधियां लिखिए। तो ये आपका वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को रोकना और भंडारण करना। लाभ क्या है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करता है, मृदा अपवर्तन व बाढ़ को रोकता है और भूमिगत जल की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इसके संग्रहण की विधियां क्या है, तो झीलों में कर सकते हैं, तालाबों में इसका संग्रहण कर सकते हैं, टांका या कुंड में संग्रहण कर सकते हैं, सर्विस कूपों के माध्यम से हम इसका भूमिगत संग्रहण कर सकते हैं और बावड़ी के माध्यम से इसका हम संग्रहण कर सकते हैं। तो ये वर्षा जल की संग्रहण की विधियां। अब हम देखते हैं जल प्रबंधन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जल प्रबंधन। सबसे पहले देखते हैं कि जल प्रबंधन होता क्या है। तो जल प्रबंधन की मैं बात करूं, प्रबंधन क्या है, इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो इसका अर्थ होता है जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। जल का विवेकपूर्ण तरीके से या वैज्ञानिक ढंग से तरीके से उपयोग करना। अब देखो ऐसे तो हो नहीं सकता, प्रबंधन का मतलब कि हम जल का उपयोग ही नहीं करें। जल का तो उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस जल का उपयोग हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें और विवेकपूर्ण तरीके से ही उसका भंडारण हम करें, तो उसे हम कहते हैं प्रबंधन। अब एक चीज पढ़ते हैं हम कि ये वर्षा जल प्रबंधन करेंगे तो इसके सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इस प्रबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है वर्षा जल का। तो इस वर्षा जल के प्रबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों व समाज, जो मानव समाज है, के बीच संतुलन लाना। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये वर्षा जल संग्रहण की जो हम विधियां पढ़ रहे थे या जितने भी कार्य पढ़ रहे थे, ये तभी हो सकते हैं जब जनता की इसमें भागीदारी होती है। तो वर्षा जल जो प्रबंधन है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्राकृतिक संसाधन है और समाज है, इनके बीच में संतुलन लाना, यानी प्रकृति और मानव को, जो हमने पहला पाठ पढ़ा था कि
प्रकृति के बगैर मनुष्य नहीं है और मनुष्य के बगैर फिर प्रकृति, अगर हम ही नहीं है तो फिर हमारे लिए तो फिर महत्व नहीं है। तो इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधन व समाज के बीच में क्या लेना, संतुलन लेना। तो मुख्य उद्देश्य है वो जल के प्रबंधन का ये है। और इसकी सफलता कब हो सकती है, ये काम हम कब कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन व समाज के बीच में संतुलन कब लाया जा सकता है, ये तब आ सकता है, इसकी सफलता का एक ही कारक है, वो है जन जागरूकता। तो इसकी सफलता किससे हो सकती है, जन जागरूकता से हो सकती है। जब क्षेत्र के सभी लोग इस चीज को समझेंगे, सब जल के प्रबंधन और संग्रहण के लिए आगे आएंगे, तब इस चीज की सफलता मिल सकती है। बाकी तो हमें पता है कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उसमें सिर्फ पैसों की बर्बादी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करती तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती। तो प्रबंधन की जो प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच में संतुलन लाने का उद्देश्य है, इसकी सफलता कब मिल सकती है, जन जागरूकता के माध्यम से। अब यहां हम देखते हैं कि सरकार ने कुछ जल प्रबंधन के लिए कुछ कार्यक्रम चला रखे हैं। हम उन सरकार की योजना और कार्यक्रम व योजना का क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में कौन कौन से कार्यक्रम व सरकार की जल प्रबंधन के लिए कौन कौन सी योजना है। तो सबसे पहले तो इन योजनाओं में एक नंबर पे जो राज्य है वो है तमिलनाडु। इस तमिलनाडु राज्य की मैं बात करूं, जो दक्षिण भारत के सबसे दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य है, इस राज्य ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई जल के प्रबंधन के लिए। और वो योजना ये है कि कोई भी व्यक्ति तमिलनाडु राज्य के अंदर भवन निर्माण करता है या किसी प्रकार की इमारत या घर का निर्माण करता है, तो उसे उस घर के साथ साथ जल संग्रहण का कोई स्रोत बनाना अनिवार्य है। चाहे वो तालाब बनाए, चाहे वो कुंड बनाए, चाहे वो किसी प्रकार का टांका या सर्विस कूप कैसा भी बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपने भवन की जो छतों का पानी है उस पानी को इकट्ठा कर सके। तो देश का पहला राज्य है तमिलनाडु, देश का पहला राज्य है तमिलनाडु जिसने जल संग्रहण अनिवार्य किया है। जल संग्रहण अनिवार्य। तो नए भवन बनाने पर तमिलनाडु राज्य में यह कानून बना है कि नया भवन कोई बनाएगा तो उसे जल संग्रहण का कोई न कोई जो स्रोत है, जो हमने विधियां पढ़ी थी उनमें से कोई न कोई उसे एक विधि अपनानी पड़ेगी, उसको जल का संग्रहण करना पड़ेगा। तो जल संग्रहण अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। तो ये इस राज्य ने अच्छी शुरुआत की है। तो ये तो हुई तमिलनाडु राज्य की बात। इसके अलावा हम आगे कुछ योजना देखते हैं। तो 2 नंबर पे हमारी एक योजना एनसीईआरटी ने लिखी है, हरियाली। हरियाली परियोजना जल प्रबंधन के लिए एक केंद्र सरकार की परियोजना है हरियाली। तो हरियाली किसकी परियोजना है, केंद्र सरकार। तो तमिलनाडु राज्य ने अच्छा काम किया, इसके साथ केंद्र सरकार ने भी एक परियोजना चला रखी है हरियाली। इसके अलावा वैसे तो सभी राज्यों में कोई न कोई जल के लिए परियोजना है, लेकिन ये कुछ प्रसिद्ध परियोजना है जो हमें हमारी बुक में दे रखी है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध और परियोजना है जल प्रबंधन के लिए, वो है नीरू मीरू। और ये एग्जाम में पूछी भी गई है और बहुत बार पूछ लेते हैं। नीरू मीरू जो जल परियोजना है वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य के ऊपर जो हमारा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और इस आंध्र प्रदेश की जल प्रबंधन के लिए एक प्रसिद्ध परियोजना है नीरू मीरू। एक हमारे राजस्थान के अंदर भी परियोजना है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है और उसका नाम है अलवारी पानी संसद। तो अलवारी, ये जो अलवारी पानी संसद है ये राजस्थान राज्य की एक परियोजना है और ये प्रमुख रूप से अलवर, किस जिले के अंदर चलती है, अलवर राजस्थान। तो ये भी पूछ सकता है। तो देखो जल प्रबंधन के लिए कुछ सरकारी परियोजना, तो पहला राज्य तो तमिलनाडु है जिसने जल संग्रहण अनिवार्य कर दिया कि मकान बनाओगे तो वर्षा के जल का संग्रहण करना ही पड़ेगा, उसका स्रोत आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री
PMKY जो परियोजना से भवन आते हैं वो नहीं मिलेंगे। दूसरा, हरियाली केंद्र सरकार की एक परियोजना है। तीसरी, नीरू आंध्र प्रदेश की है। चौथी, अलवारी अलवर राजस्थान की प्रसिद्ध परियोजना है। ये तो सरकार की कुछ परियोजना है, लेकिन हमारी बुक के अंदर एक जल संग्रहण का सबसे अच्छा उदाहरण भी दिया है, और वो दिया है रोलेगन सीधी गांव। रोलेगन सीधी गांव, ये जो रोलेगन सीधी गांव है ये अहमदनगर महाराष्ट्र, जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है उसमें एक जिला है अहमदनगर, उसमें गांव है रोलेगन सीधी गांव। और ये 1975 में चर्चा में आया था। और किस लिए चर्चा में आया था? ये जल प्रबंधन या जल संग्रहण के कारणों से चर्चा में आया था। यहां जो काम रोलेगन सीधी में किया गया वो किसी सरकार ने नहीं किया। यहां जो काम किया गया वो एक व्यक्ति था, और इसको आप जानते हो, नाम था अन्ना हजारे। वही अन्ना हजारे जिनको हम आंदोलनों के रूप में देखते हैं। ये BSF में थे, डिफेंस में थे। BSF बॉर्डर सुरक्षा फोर्स, जो हमारे राजस्थान बॉर्डर पे पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा कार्य के लिए लगी रहती है। तो इस BSF में ये व्यक्ति थे अन्ना हजारे। ये रिटायर होकर गए अपने गांव रोलेगन सीधी में। तो इनके महाराष्ट्र के इस गांव में, वहां आसपास के गांव में समस्या ये थी कि भूमि पथरीली है। जब वर्षा होती थी तो जो वर्षा का जल है वो भूमि कम चौसती थी और पानी बहकर है वो चला जाता था। तो यहाँ फिर गर्मियों में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, सिंचाई तो छोड़कर पेयजल की भी समस्या थी। अन्ना हजारे गांव में गए और इन्होंने, आपको पता है आर्मी से व्यक्ति थे, तो इन्होंने समाज कार्य स्टार्ट किया। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग जुड़े, युवा साथी जुड़े, और इन्होंने चंदा करके अपनी जो पथरीली भूमि से पानी बहकर जाता था उसी के सामने एक डैम, यानी गांव में आप देखते हो कि जोड़े जैसी संरचना करते हैं, वैसे इन्होंने एक डैम का निर्माण किया। और फिर इन्होंने देखा कि जो वर्षा जल का संग्रहण किया इस डैम से, ये पूरे वर्ष इनको पानी की उपलब्धता होने लग गई। और जब इस प्रकार का अपने गांव में इन्होंने पानी का संकट दूर कर दिया तो आसपास के गांव में भी इन्होंने ऐसे कार्य किए, और ये गांव वर्षा जल संग्रहण या जल प्रबंधन की दृष्टि से है देश में उभर कर आया। और अन्ना हजारे या रोलेगन सीधी गांव ने यह साबित किया कि सरकार नहीं, हम स्थानीय क्षेत्र पर जनता जागरूक हो जाए तो हम जल जैसी समस्या क्या, बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो ये देश के लिए एक मॉडल है रोलेगन सीधी गांव। कहाँ है ये, इससे प्रश्न पूछ ले तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और जल प्रबंधन या संग्रहण के लिए क्या है, ये देश में मॉडल बना था। अन्ना हजारे जी का गांव है। तो इसके बारे में हमें उदाहरण में दे रखा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो ये था जल प्रबंधन। एक बार इसको और देखते हैं हम, जो जल प्रबंधन है इसको, कि सबसे पहले तो जल प्रबंधन क्या है, जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना जल प्रबंधन। उद्देश्य क्या है इसका, प्राकृतिक संसाधनों व समाज के बीच में संतुलन लाना। यानी जो जल प्रबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधन व समाज के बीच में संतुलन लाना। और इस चीज की सफलता, पूछ ले कि जल प्रबंधन की सफलता किस पर दारोमदार है या किस पर डिपेंड है, किस पर आधारित है, तो जन जागरूकता से। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आपको पता है कोई योजना सफल नहीं हो सकती। अगर लोग जागरूक हो गए तो आपको पता है फिर सरकारों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी आपने रोलेगन सीधी का उदाहरण देखा है। फिर हमने देखा कि सरकार ने कुछ जल प्रबंधन के लिए योजना, और ऐसी योजना एक तमिलनाडु राज्य की है जिसने जल संग्रहण क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। फिर एक केंद्र सरकार की परियोजना है हरियाली। फिर एक आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध परियोजना है नीरू, और फिर एक हमारे राजस्थान के अलवर की परियोजना है अलवारी। तो यहां से प्रश्न पूछ लेंगे, नीरू किस राज्य की परियोजना, आंध्र प्रदेश, अलवारी किसकी है, अलवर राजस्थान की। तो ये हुआ हमारा जल प्रबंधन। अब हम कुछ दो छोटी छोटी केंद्र सरकार की या जो नीतियां हैं या कार्यक्रम हैं उनको देखते हैं। एक तो देखो, जल प्रबंधन के लिए सरकार की जो नीति है वो राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय
जल नीति। और ये राष्ट्रीय जल नीति कब आई? 2002। तो एक तो हम इसको पढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल नीति 2002, जो हमारी बुक में दे रखी है। सबसे पहले देखते हैं इस राष्ट्रीय जल नीति की विशेषता क्या है, विशेषता पढ़ते हैं इसकी। जो राष्ट्रीय जल नीति है इसकी क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहले इस राष्ट्रीय जल नीति की विशेषता ये है कि जो जल का संकट आया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले ये है कि लोगों को पहली जो प्राथमिकता है वो सभी को क्या मिले? पेयजल। और सभी का यहाँ मानव जाति से नहीं है, सभी प्राणियों को क्या मिले? पेयजल। तो पहली तो इस राष्ट्रीय जल नीति के अंदर जो बिंदुवार तरीके से योजना रखी गई वो है पहली प्राथमिकता। पहली इसकी विशेषता है कि इसमें पहली प्राथमिकता सभी प्राणियों को पेयजल की उपलब्धता। तो एक तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में सबसे पहली बात यह लिखी गई कि पहले तो सबसे पहले सभी को क्या मिलना चाहिए? पेयजल। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, सबसे पहले हमारा कर्तव्य मिलता है कि सभी को पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, पीने का पानी। और दूसरी है कि जो धरातलीय और भौमजल की गुणवत्ता जो लगातार गिरती जा रही है और हम ध्यान नहीं देते, इस वजह से लोग तरह तरह के रोगों के शिकार हो रहे हैं, जल की गुणवत्ता में कमी हो रही है। तो धरातलीय व भौम जल की गुणवत्ता की जांच करना। तीसरी इसकी जो विशेषता है, तीसरी देखो, धरातलीय व भौमजल की गुणवत्ता की निरंतर जांच करना। हर साल जो कुएं, ट्यूबवेल, आसपास के क्षेत्र हैं, भूमिगत जल हो चाहे धरातलीय जल हो, उनकी सरकार क्या करवाएगी? जांच करवाएगी। और तीसरा है जल प्रबंधन के लिए जन जागरूकता फैलाना। जल प्रबंधन, क्योंकि सरकार को पता है जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जल प्रबंधन के लिए जन जागरूकता फैलाना। क्योंकि सरकारों को पता है जब तक लोग इस चीज में जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी योजना को है वो सफल नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान था, लोग इसमें जुड़े तो ये अभियान हमारा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरों में सफल हो रहा है। इसी प्रकार से अगर इसके अंदर जल प्रबंधन या जल संग्रहण के लिए जो योजनाएं चला रही है, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथी इसकी विशेषता है, इन्होंने प्राथमिकता दी है कि भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन को रोकना। अत्यधिक दोहन को रोकना। तो यहां आप जो चार प्रमुख विशेषता है उनको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय जल नीति 2000 नीति कब आई? 2002। इसकी विशेषता क्या है? पहली प्राथमिकता सभी प्राणियों को पेयजल की उपलब्धता। दूसरा धरातलीय व भौमजल की गुणवत्ता की जांच करना। तीसरा जल प्रबंधन के लिए जल जागरूकता, लोगों में जन जागरूकता फैलाना। और भूमिगत जल के अधिक दोहन को रोकना। यहां से एक प्रश्न निकाल सकता है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता किसको दी गई है? तो पेयजल को। किसको दी गई है? पेयजल को। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय जल नीति 2002। एक और परियोजना है, सरकार की योजना है जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान, जल क्रांति अभियान, इसके अंदर घर घर तक है वो जल उपलब्ध करवाने के लिए घर घर नल परियोजना भी इसी में आ रही है। तो ये अभियान था और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से 16 में। 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई जल क्रांति अभियान की। और इसका हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य हम देखें तो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो प्रश्न पूछ सकता है कि जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब हुई? 2015 और 16। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो ये आपका टॉपिक था जल संसाधन, जिसमें हमने आज पढ़ा जल संग्रहण एवं प्रबंधन। तो
ये आपका टॉपिक है। इसमें दो अभी हमने पढ़ी है परियोजनाएं। राष्ट्रीय जल नीति 2002, जिसकी पहली प्राथमिकता है सभी को पेयजल उपलब्ध करवाना। और फिर हमने पढ़ा जल क्रांति अभियान, जिसका प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो ये हमारी कुछ दो सरकार की जो राष्ट्रीय जल नीति और जल क्रांति अभियान पढ़ा। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ और आप सभी को जय हिंद।